झारखंड कांग्रेस की रांची में अहम बैठक हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। झारखंड में 47 सीटों पर जेएमएम प्लस आगे है। गुलाम अहमद मीर और तारिक अनवर की ये बैठक है। गुलाम अहमद मीर को यहां पर पर्यवेक्षक बनाया गया था। जो रुझानों में बहुमत के बाद अहम बैठक हो रही है ये। गुलाम अहमद मीर इस पूरे चुनाव प्रचार को देख रहे थे झारखंड में, और ये सवाल भी उठा था कि गुलाम अहमद मीर को क्यों बनाया गया है चुनाव प्रभारी। झारखंड कांग्रेस की रांची में यह अहम बैठक, जिसमें गुलाम अहमद मीर और तारिक अनवर दोनों इस बैठक में मौजूद हैं। जो झारखंड के इस वक्त रुझान है उसमें कांग्रेस पार्टी और जेएमएम 47 सीट पर आगे और बीजेपी प्लस 31 सीट पर आगे है। लेकिन वर्ली में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य आगे चल रहे हैं। करजत में जामखेड़ से रोहित पवार पीछे हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। और मानखुर्द में नवाब मलिक चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। नवाब मलिक का विरोध किया गया, उसके बावजूद अजित पवार की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया था। बीजेपी ने अपने आप को उनसे अलग किया था। लेकिन यहां पर जो तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है, संजय जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, देखिए, आपने अभी जब हम आकलन कर रहे थे इस पूरे डेटा का, तो समीर ने और जो डेटा मुशाए उन्होंने बताया कि झारखंड में भी महिलाओं को जो इंसेंटिव दिया गया और महाराष्ट्र में भी जो इंसेंटिव दिया गया, वो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनकर ऐसा लगता है कि उभर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के जो नंबर्स हैं उस पर मेरा एक और सवाल आपसे कि पहला, क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर है दोनों जगह पर, या ये चेंज मेकर की तरफ पर काम कर रहा है? और दूसरा, महाराष्ट्र में क्या बीजेपी की इतनी बड़ी जीत पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को बदल रही है और बदल देगी, पूरा लैंडस्केप बदल देगी, मराठा राजनीति को बदल देगी? देखिए, जो अभी जो नज़र आ रहा है, जिस प्रकार के रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस गणित का पर्चा तैयार करके गई थी और अंग्रेजी का पेपर आ गया, और टॉपर जिसकी जो उम्मीद थी कि जो टॉप करेगा वो बंदा फेल होता नज़र आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि देश की राजनीति इशू बेस्ड, लेगेसी बेस्ड राजनीति से बहुत आगे चलकर प्योरली इलेक्शन मैनेजमेंट बेस्ड राजनीति हो गई है। एक समय था जब हम लोग देखते थे कि चुनाव हो जाने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में रिजॉर्ट में और बाकी मीटिंग्स होती थी। अब वो मीटिंग्स चुनाव से पहले होने लगी हैं। जो मैनेजमेंट बेटर करेगा वो जीतेगा। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम्स थी। अलायंस की प्रॉब्लम ये थी, जो विपक्ष की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि जीतने से पहले इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मुख्यमंत्री का दावा करने लगे थे लोग। और जहाँ तक कांग्रेस के हाईकमान का सवाल है, वो बिल्कुल किसी बीमार की तरह है कि या तो हाई बीपी होता है या लो बीपी होता है। हरियाणा में उन्होंने इतना कंट्रोल रखा कि वो गलत साबित हो गया, और महाराष्ट्र में उन्होंने पूरी खुली छूट दे दी। मतलब कहा जाता है कि कांग्रेस ने और पूरी की पूरी विपक्ष ने जो चुनाव है मुंबई से लड़ा, और बीजेपी ने और जो पूरी की पूरी जो पार्टी है उसने दिल्ली बैठकर पूरे की पूरी मैनेजमेंट को संभाला। कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है उसने भी वो जो इंटरेस्ट होता है, जो दिखता है उनका, उस तरह से नहीं दिखा, ये कहा जाता है। महाराष्ट्र का ये रिजल्ट रीडिफाइन कर रहा है बहुत हद तक। सबके लिए रीडेफिनेशन है, न्यूज़ एंकर्स के लिए, सेफोलॉजिस्ट के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए भी। क्योंकि देखिए, कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, 31-17 का आंकड़ा। लेकिन देखिए सर, झारखंड ना, इसको एक झारखंड, इसमें एक अपवाद नहीं है, लेकिन वो भी एक केस स्टडी है। बड़ी खबर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने सीधे प्ले करिए। पहली बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ऊपर आंकड़ा देखते रहिए, 221, 54। ये 54 शिवसेना का नहीं है, एमवीए का है। ये 54 शरद पवार की अकेली पार्टी का नहीं है, एमवीए का है। पूरी बीजेपी बस एक ही के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन जो पिछले 40 साल का ट्रेंड है महाराष्ट्र में, वो अभी भी होगा। कोई सिंगल पार्टी सरकार नहीं बना पाती, वहां पर अलायंस होता है। अवधेश जी, मैं एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, और ये बड़ा हार्ड हिटिंग सवाल है, मुझे 10 बार सोचना पड़ा। दो लोगों का इंटरव्यू हमने किया, नाना पटोले और देवेंद्र फडणवीस, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे, अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोनों विदर्भ से आते हैं। मैंने उन दोनों से सवाल पूछा संजय राउत पर, आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? देवेंद्र फडणवीस ने कहा मैं उनको नेता नहीं मानता। नाना पटोले ने कहा हाँ वो आपकी बिरादरी के हैं, ठीक है, वो बोलते रहते हैं और अक्सर ये लोग तल्खी रहती है। संजय राउत के अभी भी तेवर बड़े तल्ख थे। क्या वो संजय राउत, इंडिविजुअल नहीं होते, कई फैक्टर्स होते, क्या वो इस अलायंस में कॉग इन द व्हील थे? नहीं, उसके लिए तो एक फिल्म का गाना है, दिल के अरमा आंसुओं से बह गए। देखिए, संजय राउत हीरो तभी बने जब उद्धव ठाकरे जी को तोड़ करके, भाजपा से अलग करके, वो महाविकास अघाड़ी शरद पवार के नेतृत्व में उनकी रणनीति में बना के चले गए। उसके पहले संजय राउत की ये हैसियत कभी भी शिवसेना में या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं थी। तो उनका वहां से हुआ, वो उनकी भूमिका थी जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, एक गठबंधन को तोड़ दिया।
ये जो जनादेश है उसके विरुद्ध जनता का एक विद्रोह है। केवल इसीलिए मैं कह रहा था, दोनों को मिला के जब ये पूछ रही थी कि महिलाओं का क्या 28 लाख महिलाओं जो है केवल पुरुष से कम वोट डाली थी, जबकि 53 लाख महिला वोटर ज्यादा थे, लेकिन 16-17% का अंतर केवल महिला वोटर से नहीं हो सकता है। नहीं, बट वो फैक्टर है क्या, अहम फैक्टर है या नहीं? सुनिए, फैक्टर है, लेकिन उसके साथ प्लस फैक्टर क्या है। मैं बर्ली के एक शायद आप ही के टीवी पर मैं सुन रहा था, एक मतदाता निकला कि मैंने जीवन में कभी वोट नहीं किया, मैं लोकतंत्र विरोधी हूं, लेकिन जिस ढंग से एक समुदाय एक पार्टी को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए, तो मैं निकल के आके वोट करने आया हूं। तो आप इस फैक्टर को, माने 4% वोट बढ़ना, मुंबई और सबर्बन एरिया में वोटिंग बढ़ना, ये बता रहा था कि लोकसभा चुनाव की परिस्थिति बदल चुकी है। जिस ढंग से एमबीए को समर्थन। सर, हमारे साथ बाकी बाहर से भी मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इसके अलावा तुहिन सिन्हा भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी होंगे, लेकिन एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर बाकी जो दोनों मेहमान हैं उनसे भी ले लेते हैं, फिर तुहिन आपके पास और सापरा जी भी हमारे साथ बने हुए आपके पास आएंगे। सर, संतोष भारतीय जी, आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक कौन सा फैक्टर है सबसे अहम फैक्टर महाराष्ट्र में जो काम कर रहा है बीजेपी के लिए? सर, फिर उसके बाद आपसे भी। सर, संक्षेप में। सुमेरा जी, आप एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं। ज्योति बसु के बाद कुछ ही मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम प्रमुख है। महाराष्ट्र में जो भी रिपोर्टर घूमे हैं, मैं भी घूमा हूँ, हमने कहीं पर भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ नहीं देखी। एकनाथ शिंदे के खिलाफ हमने कहीं गाली गलौच नहीं देखी लोगों में। पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ दीजिए। अब अभी जो संजय राउत कह रहे हैं, ये तो उनकी अपनी भाषा है, वो बोल नहीं कि हम इस जनादेश को नहीं मानते, लेकिन ये जनादेश है और पक्का जनादेश है, और इसमें मैं आपसे सहमत हूँ। और तो आपके मुताबिक एक बड़ा जी जो कह रहे हैं वो भी सही है। एक बड़ा फैक्टर महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। महिलाओं का रोल है, और शिंदे के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना होना एक बड़ा फैक्टर है। जयशंकर गुप्ता जी, आपके मुताबिक? नहीं, पहली बात यह है सुमेरा कि जैसे अवधेश जो कह रहे थे कि जनादेश एक अलग तरह का है, लेकिन लोकसभा में यही जनादेश कुछ और था। लोकसभा में तो एनसीपी और शिवसेना का जो बंटवारा हुआ था उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया था। वो बात नहीं है। दरअसल 2-3 बातें उभर करके आ रही हैं। एक तो ये कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव हारती है तो अपने हार के कारणों से सबक लेकर के अगली जीत के प्रयास में जुट जाती है। कांग्रेस को जब भी थोड़ी सफलता मिलती है तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस उस पर हावी हो जाता है। एक दूसरा ये कि अब देश में चुनाव जो है सांप्रदायिक नारों के आधार पर लड़े जाएंगे, मतदाताओं को रिश्वत दे करके लड़े जाएंगे। जिस ढंग से कटेंगे तो बटेंगे, और जिस ढंग से एक हैं तो सेफ हैं। और उसके अलावा देखिए, आप लाड़की योजना दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सफल हुई है, तो फिर मैया योजना झारखंड में भी सफल हुई है। लेकिन सर एक मिनट सर, हम यहाँ पर एक फैक्टर को बहुत इग्नोर कर रहे हैं, और वो फैक्टर है आदिवासी वोट। अगर मैं झारखंड देख रहा हूं, खासकर ये देखते हुए कि हेमंता बिस्वा शर्मा वहां पर उन्होंने पूरी ताकत लगाई झारखंड में, और झारखंड में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। और सर, ये जो जीत है ना, महाराष्ट्र की जीत बहुत अच्छी है, लेकिन महाराष्ट्र में भी जो जहां पर वो पॉकेट्स, डेटा मोशायद से हम पूछेंगे आदिवासी बेल्ट में बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि जो मैप सामने आया उसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी हो, मैं चाहता हूं कि अच्छी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि झारखंड में भी सब लोग अच्छा करें। मैं ये चाहता हूं कि बेसिकली एक पिक्चर क्लियर होकर आए कि आखिर हो क्या रहा है।